Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. कक्षा 6 हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 8 आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। पिछला जो अध्याय था अध्याय 7, जिसमें हमने देखा था कि नदियां थी, झीलें थी, तालाब थे, ठीक है, उनके बारे में देखा था। तो आज हमारा है अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं वह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। कि हम जब भी जीवन निर्वाह की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं विशेष क्षेत्र, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की जलवायु, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है, ठीक है? क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन ही नहीं होंगे तो वहाँ पे जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं होंगे, कैसे जिएँगे लोग? और वहाँ की जलवायु सम नहीं होगी, रहने योग्य नहीं होगी तो लोग बाग नहीं रहेंगे, खेती नहीं होगी, ठीक है? और सामाजिक स्थिति या शैक्षिक स्तर पढ़े-लिखे लोग नहीं होंगे तो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे जो हैं वो कारण हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। मतलब अगर हम देखें हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार, तो उसमें सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो अलग-अलग देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे साथ ही हम बात करें, तो यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्यतः कृषि, पशुपालन और खनन पर निर्भर रहते हैं। तो क्योंकि मतलब कृषि तो एक, हम जैसे भारत को बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। पशुपालन यहाँ पे होता ही है, जैसे दुग्ध उत्पादन में हमारा राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है, तो वह यहाँ पे पशुएँ हैं, तो पशुओं से दूध निकाला जाता है और दूध के कारण हमारा जो राजस्थान है वो भारत में दूसरे स्थान पर है। और खनन की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा ही जाता है, ठीक है? अब बात करें राजस्थान में कृषि की, तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। जो हमने पिछली जो अध्याय 6 था उसके अंदर हमने भौतिक प्रदेश जो पढ़े थे उसमें देखा था कि हमारा जो राजस्थान है उसके 61% भाग पर मरुस्थल स्थित है, ठीक है? तो यहीं पे 60% भूभाग पर मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कृषि है वो पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहती है। जैसे भी वर्षा ऋतु आती है उसके बाद में जैसे खरीफ की फसल उगाई जाती है, ठीक है? रबी की फसल मुख्यतः है वो भी, मतलब जब मावठ होती है तो वर्षा पर ही निर्भर होती है, ठीक है? जब बात करें हम वर्ष में 3 प्रकार की फसलों की, तो पहली आती है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें जो रबी की फसल है उसमें आती है गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख हैं। रबी की फसल जो है वो मतलब सर्दी के मौसम में उगाई जाती है और उसमें जो प्रमुख फसलें होती हैं वो गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि होती हैं। उसके बाद हम बात करें खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है एवं शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल है आदि आते हैं। और तीसरी जो फसल की बात करें तो जायद की फसल है। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। जो वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं वर्तमान में। या फिर हम देखें अभी फिलहाल में जो समय चल रहा है वो मार्च अप्रैल के बाद का समय चल रहा है और जून जुलाई से पहले का समय चल रहा है। अभी हमें जो बाजारों में है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरे, ठीक है, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, मतलब हम कृषि में पिछड़े हुए क्यों हैं, क्या कारण है, ठीक है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। पहले कारण की बात करें तो पहला जो कारण आता है वो आता है प्राकृतिक कारण, ठीक है? प्राकृतिक कारण की बात करें तो बार बार सूखा, रेतीली मिट्टी, ऊसर एवं बंजर भूमि और मृदा अपरदन। मतलब हमारे राजस्थान में बार बार, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे सूखा या फिर समय के अंतराल पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग सूखा देखने को मिलता है। बात करें रेतीली, हमारी जो मरुस्थलीय जो भूमि है वहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है। और ऊसर एवं बंजर भूमि, ठीक है, और मृदा अपरदन, जो भी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, वो मृदा अपरदन करती हैं। जलवायु से भी मृदा अपरदन होता है जिसके कारण जो कृषि है वो नहीं हो पाती है। आर्थिक कारणों की बात करते हैं तो किसानों की निर्धनता, किसान लोग मतलब निर्धन मतलब गरीब है, उनके पास में मतलब उत्तम किस्म के बीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? उपज का कम मूल्य,
मतलब जैसे ही फसल बेचने का टाइम आता है, जैसे हम फसल निकालते हैं तो किसानों को कम मूल्य मिलता है, पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है। और जब हम कृषि काट के निकाल करके बेचता है किसान, तो उसके बाद में बेचने के बाद में ही उनके दाम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण किसान जो है वो कम मूल्य में बेचता है और अधिक मूल्य में फिर खरीदना पड़ता है। पुरानी तकनीक से कृषि, और हम तकनीकों की बात करते हैं तो वही पुरानी तकनीक है, मतलब मजदूर की तरह काम करता है किसान, ठीक है। और सिंचाई के साधनों की कमी है, और हमने अभी पढ़ाई है कि कृषि जो है राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाती है, ठीक है, जो कि मतलब पूर्णतः है वर्षा पर निर्भर रहती है। यहाँ पे सिंचाई साधनों की कमी है, उत्तम खाद बीज की कमी है, उत्तम खाद बीज मिलेंगे नहीं जब किसान निर्धन होगा, तो फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाएगा, तो किसान को पर्याप्त जो अच्छे किस्म के बीज हैं वो खरीदने के पैसे नहीं होंगे। बात करें संगठनात्मक कारण, वो स्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरियां। अगर बात करें संगठन की कमजोरी है, लोग मिल करके कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, और नीतियां जो हैं वो भी कमजोर हैं, नीति बना करके कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली जो विशेषता देखें तो देश में सर्वाधिक जो बाजरा है, सरसों है, ग्वार है, ठीक है, इसका उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। अगर हम आर्थिक समीक्षा की बात करें 2025-26 की, तो उसमें बाजरे में राजस्थान प्रथम है, सरसों में भी प्रथम है, ग्वार में भी प्रथम है, ठीक है। और जो गुजरात के पश्चात राजस्थान भारत में मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, सही है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, और दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती की जाती है, उदयपुर प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। और राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि जब मतलब वहाँ पे कृषि के जो मतलब सिंचाई के साधन है वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, नहरें हैं, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है, जिसके कारण वहाँ खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ी है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं एवं नलकूप ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है 66%। उसके बाद में नहरों द्वारा होती है 33%, और फिर होती है तालाबों से। तो हम अगर क्रम देखें, सर्वाधिक जो होती है कुएं एवं नलकूप 66%, नहरों द्वारा 33%, और फिर तालाब, ठीक है, उनसे होती है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में पशुपालन की। राज्य में मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन की जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में पालतू पशु कौन कौन से हैं, तो पालतू पशुओं की बात करें तो राजस्थान पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां एवं भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं जो पशु गणना आई थी 2019 के अनुसार ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी आई है। ऊंट हैं और जो गधे हैं उनकी जो संख्या है उसमें कमी आई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय एवं भेड़ों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करें पशुपालन के लाभ क्या है, तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, एवं पशुओं पर आधारित जो उद्योग होते हैं, चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, ठीक है, उनका विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार जिसमें घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ग्रामीण लोगों के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पशुपालन किया जाता है, ठीक है, और उसमें जो पौष्टिक आहार मिलता है जिसमें घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो हमें खरीद करके लाना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे गाँव में मतलब कि जैसे पशुपालन होता है तो आस पड़ोस से भी लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे पौष्टिक आहार मिलता है। उसके बाद में आदि पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं। उसके बाद डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि ये पशु आधारित उद्योग है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशुओं
उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। जैसे बीफ है, मीट है, ठीक है, इनका मतलब विदेशों में परिवहन निर्यात किया जाता है। पशुपालन में क्या क्या समस्याएं आती हैं? पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार एवं सही इलाज नहीं दे पाता है, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना चलाई है, ठीक है। और पशुपालकों के पास कमजोर एवं घटिया नस्ल के पशु होते हैं, उत्तम नस्ल के नस्ल नहीं पाए जाते। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है, चारागाहों का विकास नहीं किया गया है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे एवं अकाल से पशुओं के लिए जल एवं चारे की समस्या उत्पन्न होती है। पशुपालक निर्धन है, उनके लिए पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं, और कमज़ोर और घटिया नस्ल पाई जाती हैं, ठीक है, उनका ज्ञान नहीं होता है, और चारागाहों का विकास न होने के कारण पशुपालन में समस्या आती है। और परंपरागत तरीके से पशुपालन किया जाता है, और व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है, मतलब व्यावसायिक दृष्टि से हम पशुपालन करें, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और हम करते हैं कि हम जो व्यक्तिगत रूप से ही हम पशुपालन करते हैं, और अपने व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ही हम पूर्ण कर पाते हैं। और बार बार सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, जिसके कारण जल और चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें राजस्थान में खनिज के बारे में, तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फेस्फेट। फिर हम बात करें सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। ये जो स्टेटमेंट है, ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि हमारा जो राजस्थान है वो सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब कि प्रथम स्थान भी है, और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान ही करता है, एकमात्र उत्पादन करता है, ठीक है। बात करें चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा और इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, जिसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो रहे हैं, और जिसी के तहत ही जो मतलब राजस्थान जो सरकार है उसने हरियाली और राजस्थान योजना चलाई है, उसी के तहत ही पेड़ लगाए जा रहे हैं, और अरावली को बचाने के संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ शब्दावली की, तो शब्दावली पहली आती है आजीविका। आजीविका का अर्थ है रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किए जाने वाला कार्य आजीविका कहलाती है। अतिवृष्टि होती है, अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। निर्यात का मतलब है देश से वस्तुओं को अन्य देशों में भेजना, और आयात का मतलब है अन्य देशों से अपने देश में वस्तुओं को मंगवाना। अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं, तो पहला प्रश्न है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। तो इसका जो उत्तर होगा वो रबी की फसल गेहूं है, जो कि रबी की फसल है वो सर्दियों में उगाई जाती है, ठीक है। मरुस्थल दूसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो वह है बाजरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो खरीफ की जो फसल है वो कौन सी ऋतु में प्रारंभ में बोई जाती है? मतलब जब खरीफ की फसल हम बोते हैं तो वो बोई जाती है, जो खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। बात करें 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में एवं पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। तो हम बात करें ऊंट और गधे, ठीक है, इन पशुओं की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। पहला का उत्तर था गेहूं, दूसरा का उत्तर था बाजरा। उसके बाद हम बात करें पशुपालन से क्या लाभ है, कोई दो लाभ बताइए, ये आपको बताने हैं। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पशुपालन क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं लिखिए, हमने पढ़ी थी सारी सारी। राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? अरावली का जो है वो विलुप्त हो रही है, अरावली, ठीक है, और जो मतलब उस क्षेत्र की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो भी थोड़ी मतलब बदल जाती है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान में ऊंट एवं गधों की संख्या में कमी, जबकि गाय व भैंस की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? इसका उत्तर आपको ढूंढ करके देना है, ठीक है। तो आज हमारा जो अध्याय 8 था, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र जो कि राजस्थान के संदर्भ में थे, इसमें हमने पशुपालन पढ़ा,
फसलें पढ़ी, खनन पढ़ा, ठीक है? इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, ठीक है? तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।